वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने जो राष्ट्रपति के किस प्रकार देश में राष्ट्रपति की जो है चुना जाता है और किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य है वो क्या होती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है और एक संकटकालीन शक्तियाँ होती है। सामान्य मतलब कि प्रशासन संबंधी सारे कार्य जो किए जाएंगे जितने भी हैं, तो वो अपने जो है इसमें सामान्यकालीन शक्तियों में आ जाएंगे। और संकटकालीन शक्तियाँ यानी ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत ये जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है। तो संकटकालीन जो शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति को 352, 356 और 360 के तहत है जो दी गई है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो सामान्यकालीन शक्तियाँ उनको देखते हैं। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्रदान की गई है। उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शक्तियों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। यानी जो संवैधानिक प्रमुख हमारे देश में राष्ट्रपति को बनाया गया है, तो एक्चुअल तो ये सारे काम है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फाइनल सिग्नेचर है राष्ट्रपति के होते हैं, तो इसलिए सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही माने जाते हैं। इसके अंदर जो दूसरा अपना आता है कि जो जितने भी कार्यपालिक शक्तियाँ हैं, तो इसमें 4 प्रमुख शक्तियाँ हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो रहती है। शासन संचालन संबंधी शक्ति होगी। वैदेशिक क्षेत्र में यानी विदेशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, तो वो इसमें शामिल होगा। और चौथी आता है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो जो कार्यपालिका शक्ति है इसमें अपने ये 4 मेजर बिंदु रहेंगे। राष्ट्रपति भारत के संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तथा विदेशों में राजदूत जो होते हैं, तो इन सब की नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, जिसके अंदर वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब जब भी संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है तो उसकी वो अध्यक्षता करता है। ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, तो उनके संबंधित जितने भी नियमों का निर्माण है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और मंत्रिपरिषद में कौन सा विभाग है वो किसका दिया जाने वाला है, तो इसमें भी जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। तीसरा आता है अपने विदेशिक क्षेत्र में शक्ति, कि विदेश के अंदर राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे विश्व के अंदर जो है भारत को जो करेंगे प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीति प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। हर देश के अंदर जो है मोस्टली जो हर देश के अंदर हर देश की एम्बेसी पाई जाती है, और फिर वो सब लोग जिसे मान लें कि चीन से मान लें कि चीन के जो एम्बेसडर है वो भारत में आएंगे, तो इसके लिए जो उनको परमिशन है वो राष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से यदि भारत के जो जाते हैं कि कौन से व्यक्ति जाएंगे, तो उसकी परमिशन भी है वो भारत का राष्ट्रपति देता है। राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अब जो इसमें चौथी विशेषता है इसकी कार्यपालिका संबंधी, तो सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, चाहे सेना आर्मी हो, नेवी हो या फिर जो एयरफोर्स हो। इन तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च कमांडर बोलते हैं इसको।
किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। यानी पहले जो राष्ट्रपति को है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। इसके बाद में जो दूसरा अपना रहेगा कार्यपालिका शक्ति के बाद में आती है विधायी शक्तियाँ। ठीक है, ये होगी कानून निर्माण से संबंधित। वो तो कानूनों को लागू करने से संबंधित हो गई थी, ये कानून निर्माण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन के समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है और भारत में अभी तक है वो 9 बार ऐसा किया जा चुका है। तो ये जो है विधायी क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियाँ रहेगी। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। अब हम देखेंगे सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है। इस तरीके से राष्ट्रपति है वो 14 सदस्यों को मनोनीत करने का पावर है वो लोकसभा के अंदर रखता है। अब हम देखेंगे विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, वीटो बोलते हैं इसको, कि वीटो पावर का प्रयोग करना। इसमें हम राष्ट्रपति को संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ, यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास में कुछ समय के लिए रख लेता है या फिर उसको वापस सुझाव के साथ लौटा देता है, तो ये जो उसकी है वीटो पावर कहलाती है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति को जो है उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं और अपनी स्वीकृति है वो देनी पड़ती है। अब हम देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश मतलब ये पावर है उसको राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 123 के तहत अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की बात कही गई है। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। यानी हम मान लें कि कोई भारत के सामने ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां आ गई है कि तुरंत उसे जो है भारत सरकार को जो है कानून लाना है, लेकिन उस वक्त संसद का सत्र चल नहीं रहा हो तो बाकी जो पार्टी के सदस्य होते हैं उनसे किस तरीके से परमिशन ली जाए। तो क्योंकि संसद की स्वीकृति नहीं होती है तो ऐसा जो कानून है फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो तुरंत राष्ट्रपति को ऐसे कानून के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए जो है वो बोलते हैं और उनसे वो कानून बनवाते हैं। तो इस तरीके से जो कानून बनता है वो 6 सप्ताह के लिए यानी 1.5 महीने के लिए लागू रहता है, लेकिन फिर जो है संसद का सत्र बुलाकर और उसकी जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। यदि उसे संसद पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, अदरवाइज उसको जो है फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। तो विशिष्ट परिस्थितियों में जो आदेश जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत उनको हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। न्यायिक क्षेत्र में शक्तियाँ। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी भारत की जो न्यायपालिका है उसको दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिकाओं में उसकी गिनती होती है। वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।
राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है, यानी वो भी कोई भी अपराधी जिसको कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिली है तो फिर वो उसको माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।